So hello everyone and a very warm welcome to everyone on my channel again. आइए हम लोग रिज्यूम करते हैं अपनी सीरीज को जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारा सुबह को ही हम लोग ने अभी अभी एक क्लास देखी थी एंड उसकी कंटिन्यूएशन क्लास है हमारी आज की क्लास। मॉर्निंग में हम लोग ने देखा था फॉर्मेटिव, सबमिटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, वेयर एज अभी हम लोग देखने वाले हैं CRT एंड NRT एंड देन वी आर गोइंग टू सी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये सारे मिला के आपके इवैल्यूएशन सिस्टम है एंड आज की 2 क्लासेस करके आपके इवैल्यूएशन सिस्टम्स खत्म हो जाएंगे। सो आई होप सुबह की क्लास आपने बहुत अच्छी तरीके से की होगी, समझ में आई होगी, उसी का कंटिन्यूएशन है आपकी ये क्लास। तो आओ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 थिंग दैट वी हैव टू सी टुडे इज CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग। वर्ड को अगर हम लोग पकड़ने की कोशिश करें तो क्राइटेरिया लिखा हुआ है। किसी भी चीज को पास करने का अगर आपके एग्जाम में क्राइटेरिया सेट है, कोई नॉर्म बना हुआ है, आपका नॉर्म ना बोल के हम लोग बोलेंगे कि कोई क्राइटेरिया आपका सेट है, तो हम लोग उसको क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के अंदर डाल देंगे। अब ये क्राइटेरिया क्या है अभी समझ में आ जाएगा। हम सब लोग नेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन हम लोग का नेट का एग्जाम देने का क्राइटेरिया क्या है कि जिस भी बच्चे ने अपने मास्टर्स में 55% या उससे ऊपर लाए होंगे वही आपका एलिजिबल है नेट का एग्जाम देने के लिए। तो ये हम लोग के लिए एक क्राइटेरिया सेट है। हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में कितने बच्चों के साथ मेरे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, सबके 55% आ रहे हैं तो सब एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आपका दूसरे बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस एक क्राइटेरिया सेट होता है कि आपका नेट का एग्जाम वही दे सकता है जिसके आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स आए हो, और सीधी सी बात है कि इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। These are assessments and tests designed to measure students' performance against a fixed set of criteria or learning standards. In criterion reference testing, the performance of other students does not affect a student's score. भाई मेरे बगल वाले बच्चे के 80% मार्क्स आ गए मास्टर्स में, एंड मेरी एक फ्रेंड है उसके 90% मार्क्स आए हैं मास्टर्स में। क्या इससे मेरी परसेंटेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 55% वाला भी नेट का एग्जाम दे सकता है, 80% वाला भी, 90% वाला भी। 55% से नीचे वाला नहीं दे सकता है। तो दूसरे कितने मार्क्स ला रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम में, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको एक एग्जाम को अगर देने का एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है तो सभी उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अब जब तक आप उसका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो। ये जो आपके टेस्ट होते हैं, इन अ टेस्ट स्टूडेंट गेट्स 80 आउट ऑफ 100 देन हिज स्कोर विल बी 80%। तो ये तो एक एग्जांपल भी नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। यहाँ पे एक बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो खुद उसके मार्क्स के साथ होता है कि भाई इस बच्चे के मास्टर्स में 55% आया या नहीं। यहाँ पे बाकी स्टूडेंट से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है आपको। वहीं अगर हम लोग नॉर्म रेफरेंस को कंपेयर करते हैं बेटा, तो इसका सबसे पहला काम ही होता है दिस टेस्टिंग कंपेयर्स अ स्टूडेंट्स नॉलेज और स्किल्स टू द नॉलेज और स्किल्स ऑफ द नॉर्म ग्रुप। मतलब कि ये डिटरमाइन करता है बाय कंपेयरिंग स्कोर्स अगेंस्ट द परफॉर्मेंस रिजल्ट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स टिपिकली ऑफ द सेम एज ग्रेड लेवल ऑलरेडी हु हैव गिवन द एग्जाम। बहुत सीधा एग्जांपल आपको इसका मिलेगा जिससे समझ में आ जाएगा। इस बार वाला जो आपका नेट हुआ या जब भी आपका नेट होता है, आपका जो रिजल्ट निकलता है वो परसेंटाइल में निकलता है। परसेंटाइल अभी तक सारे बच्चों को पता चल गया होगा। ये एक ऐसा परसेंटेज होता है जो दूसरों के साथ कंपेयर करके आपको बताया जाता है। भाई अगर हम लोग एक नॉर्मल परसेंटेज की बात करते हैं कि मेरे 80% मार्क्स आए नेट में, लेकिन अगर हम लोग वही परसेंटाइल की बात करते हैं कि मेरा 99 परसेंटाइल आया है, तो ये जज करता है कि बाकियों के कंपैरिजन में आपकी रैंक क्या है। तो आपका ये होता है, ये रैंक आपको देने का काम करता है। ठीक है। ये देख लो, बहुत अच्छा डायग्राम है। अगेन ये वही लड़की है, पहले वो लड़की अकेले खड़ी थी, उसको खुद का क्राइटेरिया पूरा करना था कि भाई मुझे नेट का एग्जाम देना है, 55% लाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये बच्ची नेट तो दे रही है, लेकिन इसको मार्क्स मिलेंगे इन सबके साथ कंपेयर करके कि इनके कितने मार्क्स आए हैं, और इन सबके साथ
तुम कौन सी रैंक पे आके खड़ी हो जाती हो। तो परसेंटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि वो हमारा सीआरटी के अंदर चला जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। हम लोग जब परसेंटाइल की बात करेंगे, रैंक की बात करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा एनआरटी। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, एक बार रिवाइज कर लो। क्राइटेरियन रेफरेंस के अंदर आप कंपेयर करते हो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड की 55% मार्क्स आपके लाने हैं, ये एग्जांपल याद रखना। ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग करता है कि 55% मतलब 55%। देन एक स्टूडेंट का स्कोर इन्फ्लुएंस नहीं होता है कि उसके सामने वाले के कितने मार्क्स आए हैं या फिर बाकी बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। वहीं पे आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग जो होता है ना बेटा, वो सबसे पहले तो कंपेयर करेगा कि तुम जिन बच्चों के साथ बैठे हो उनके कितने मार्क्स आए हैं, एंड रैंकिंग बैठाई जाती है कि परसेंटाइल में। अब हम लोग बताएंगे कि इतने बच्चों ने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में 100 में से अगर सबके 5 में से 4 सही हुए हैं तो तुम्हारे 5 में से 3 सही हुए हैं, उस हिसाब से आपको परसेंटाइल मिलेगी। तो इसकी जो ग्रेडिंग होती है वो रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, दूसरों से रिलेट करके दी जाती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है। देन आपका असर्टेन करता है ये रैंक, आपके 100 बच्चे बैठे होंगे उसमें से आपको बताता है कि इन 100 बच्चों में तुम्हारी कितनी रैंक है, और परसेंटाइल में आपको बताता है। इसी के साथ जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्ट डेटा हेल्प्स अस डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक। आपके नॉर्म रेफरेंस के अंदर क्या एक बच्चे की प्लेस और रैंक जानने का काम होता है? बिल्कुल सही होता है। इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग द टेस्ट डेटा टेल्स अस अबाउट स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। बच्चे का लेवल जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि यहाँ पे बच्चे को खुद उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना आया है, वो कितना प्रोफिशिएंट और कितना एफिशिएंट हो पाया है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही रहेगा सीआरटी के लिए, और इसी के साथ मेरा आंसर बन जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस में हम लोग ने देख लिया कि रैंक वगैरह हम लोग को आपका कीवर्ड बन जाता है, एंड देन यहाँ पर आप बच्चे की लेवल या प्रोफिशिएंसी जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे देखेंगे। When the test data tells us about students level of proficiency in a defined area, the procedure of the evaluation is called। अभी अभी हम लोग ने ये क्वेश्चन देखा कि कौन सा ऐसा टाइप होता है जो बच्चे की प्रोफिशिएंसी लेवल को जानने की कोशिश करता है। तो सीधी सीधी बात है, हमारा आंसर बन जाता है सीआरटी। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान से समझना कि यहाँ पे तो हम लोग ने एनआरटी और सीआरटी पढ़ा, तो उसको जज करना आसान हो रहा है कि अरे अभी पढ़ा है और यही होगा। लेकिन अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो और ये चारों चीजें आएंगी तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन फॉर्मेटिव में भी दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको याद करना है कि क्या इस क्वेश्चन में हम लोग ने बात की कि आपका जो इवेल्युएशन है वो वाइल द प्रोसेस हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हो रहा है, या एट अ गिवन टाइम हो रहा है, इनफॉर्मल हो रहा है, ऐसे कोई कीवर्ड नहीं देखे। देन सबमिटिव में एट द एंड नहीं देखा, फाइनल नहीं देखा, फॉर्मल नहीं देखा, हम लोग ने सेट स्टैंडर्ड नहीं देखा, तो आपका ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बन जाता है। नॉर्म रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग ने भी कुछ ऐसा कीवर्ड नहीं देखा। ठीक है, जहां पे रैंकिंग के बारे में बात हो रही हो, तो ये आपका क्राइटेरियन रेफरेंस। मेरे कीवर्ड्स आप लोग अगर अच्छे से नोट्स बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग ना लगा पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन दिया है फॉर इंश्योरिंग सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग systems, both norm reference testing and criterion reference testing procedures for the interpretation of scores have to be synthesized। कहा गया है बड़ा सब चीज दे के आपको परेशान करने की कि अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि टीचिंग लर्निंग दोनों आपकी अच्छी चल रही है, तो दोनों एनआरटी भी काम आएंगे, एनसीईआरटी भी काम आएंगे। जो कि बात सही है कि आप सीआरटी से एक बच्चे ने एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको मास्टरी मिली है, प्रोफिशिएंट हुआ है या नहीं, ये आप जज कर सकते हो, और एनआरटी से जज कर सकते हो कि बाकियों के साथ अगर मेरा बच्चा बैठा है तो वो इस समय किस पोजीशन पे है। बिल्कुल सही, कुछ इसमें गलत नहीं लिखा है। Parents and educational administrators along with the student themselves need to know the status of accomplishment in terms of laid down criteria and relative positions of the participants vis-a-vis that of others।
आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, एंड बहुत पेरेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि क्लास में उसकी कितनी रैंक आई है। तो ये बात दोनों ही आपकी सही बैठती हैं, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। एंड अगर आपको थोड़ी सी हम लोग एक, वैसे तो आई नेवर गिव यू सच काइंड ऑफ ट्रिक्स क्योंकि ये थोड़ी सी मक्कारी करना हुआ, बट आई हैव ऑलवेज सीन कि ये जो बहुत चिट्ठे चिट्ठे बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हमेशा ए एंड आर ट्रू होता है एंड वो उसकी एक्सप्लेनेशन सही बैठती है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन आप लोग भी डेली क्वेश्चंस लगाते रहते हो, कभी आपने अगर ये पॉइंट जज किया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि जब भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसको सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आपका नेट देता है, उसका आंसर हमेशा 1 नंबर ऑप्शन ही होता है। ठीक है, मुझे जरूर से कमेंट करके बताना अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा, तो सबको मदद मिलेगी। ठीक है, अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज असाइंस परसेंटाइल। भाई आगे बढ़ने से पहले ही मुझे पता चल गया कि इसका आंसर मेरा क्या होने वाला है, आपका नॉर्म रेफरेंस होने वाला है। Percentile ranks to indicate his her students' performance in the unit test conducted. What type of assessment procedure will it be called? ये है मेरा percentile वाला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। देखो कीवर्ड से कितनी अच्छी तरीके से ये सॉरी ये ऑप्शन गलत डला हुआ है। ठीक है, परसेंटाइल है, ये ऑप्शन गलत डला हुआ है, यहाँ पे सबमिटिव नहीं होगा, आपका आंसर नॉर्म रेफरेंस्ड ही होगा। दिस इज द आंसर, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबमिटिव क्यों नहीं होगा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, अगर कोई बच्चा पिछली क्लास में करके डायरेक्ट टेस्ट में आएगा तो वो कहेगा कि मैम आप चीटिंग कर रही हैं। देखो कहीं पे भी इस क्वेश्चन में आपको एट द एंड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, फाइनल नहीं दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा होगा, स्टैंडर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई हमारा सबमिटिव कैसे हो जाएगा। ये है आपका नॉर्म रेफरेंस। कभी कभी आंसर को राइट करने में गलती हो जाती है। ठीक है, परसेंटाइल का मतलब ही है कि आपके बच्चे की रैंक दूसरे बच्चे से कंपेयर की जा रही है। अब ये जो क्वेश्चन है आप सबको पता है कि मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ, इस तरफ से ना करके हम लोग इस तरफ से करने की कोशिश करेंगे। आपके 4 टाइप के दिए हुए हैं, फॉर्मेटिव, सबमिटिव, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन। वो सारी चीजें जो हम लोग ने सुबह की क्लास में पढ़ी और अभी पढ़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे कि क्या ये चारों साथ में आ जाते हैं तो कर पाएंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1, एक सेकेंड, पॉइंट नंबर 1, the test data helps us to determine a student's rank। वो कौन सा टाइप है जो बच्चे की रैंक जानने की कोशिश करता है। बिना सोचे समझे मुझे पता है कि रैंक जानने की कोशिश हम लोग की जाती है आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में। इसका मतलब मेरा सी का 1 आंसर होना चाहिए। सी का 1 मुझे कहां पे दिखाई दे रहा है, मुझे सेकंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोग आगे चलेंगे। दिस टेस्ट डेटा will tell us about a student's level of proficiency। आपके level of proficiency हम लोग को किसमें देखने को मिला था, आपके ये देखने को मिला था मुझे क्राइटेरियन रेफरेंस में। इसका मतलब डी का सेकंड। हम देखेंगे कि क्या मेरे वहीं पे डी का सेकंड बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर भी हम लोग आगे चलेंगे। Point number 3, the intention in which the evaluation is to identify scope for improvement। वो कौन सा evaluation है जो आपका improvement provide करता है, intrinsic motivation provide करता है। हम लोग ने सुबह की क्लास में किया था इसको, ये है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपका आंसर बन जाता है ए का 3, जो कि है हमारा ये। एंड 3 देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर यही होगा। ठीक है, हम लोग ने कीवर्ड्स के जरिए बहुत ही पढ़ाई को आसान बना दिया है। अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप रोज अटेंड करते हैं तो अब तक तो आपको मेरा तरीका भी पता चल गया होगा और आप इसको यूज भी करने लगे होंगे। सेम वैसा क्वेश्चन बेटा आपका आया है पॉइंट नंबर 6। आओ देखते हैं, यहां से न करके यहां से। पॉइंट नंबर 1, परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। आपके कौन से इवैल्यूएशन में परसेंटाइल यूज किया जाता है। आई नो मेरा आंसर है नॉर्म रेफरेंस
टेस्टिंग। इसका मतलब मेरा आंसर है डी का 1। मेरा डी का 1 मुझे पहले वाले में दिखाई दे रहा है। स्टिल आई विल मूव फॉरवर्ड। स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी। भाई स्टैंडर्ड तो हम लोग ने किसके अंदर पढ़ा था कि जहां पे हम लोग स्टैंडर्ड जानने की कोशिश करते हैं, हम लोग ने सबमिटिव के अंदर पढ़ा था। सबमिटिव मतलब कि बी का मेरा सेकंड। मैं उस ऑप्शन में जाके देखूंगी कि क्या मुझे बी का सेकंड दिखाई दे रहा है, नहीं भाई, यहाँ तो मुझे बी का 4 दिखाई दे रहा है। तुरंत मैं जाऊंगी बी का 4 देखूंगी। इट्स इंटेंशन इज टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यहाँ भी और स्टैंडर्ड यहाँ भी। अब हम लोग फंस गए हैं क्योंकि हम लोग के पास एक ही कीवर्ड के दो कैसे हो सकते हैं। तो अभी मैं स्टॉप करूंगी और मैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ जाऊंगी और देखूंगी द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट। सेम वही चीज ये हम लोग ने देखा था। वो कौन सा इवैल्यूएशन है जो इंप्रूवमेंट के लिए आपको प्रोवाइड करता है। तो ये तो सीधा सीधा हम लोग ने पढ़ा था हमारे फॉर्मेटिव में, जिससे मेरा आंसर बन गया ए का 3। अब मैं अपने सही आंसर के पास जाऊंगी और देखूंगी कि डी का 1 तो मेरा सही बैठा था, क्या ए का 3 भी मेरा सही है। बिल्कुल सही, यही मेरा आंसर बन जाता है। और इसको करने के बाद हम लोग देखेंगे कि B का 4 और हमारा C का 2 कैसे बन रहा है। B का 4 देखो, सबमिटिव इवैल्यूएशन, इट्स इंटेंशन इज टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड। आपके सबमिटिव इवैल्यूएशन में हम लोग ने पढ़ा था कि लर्निंग स्टैंडर्ड्स को आपके जज करता है। ये तो चलो ठीक है, ये सही बैठ रहा है। आपका C का क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी। अब इसी की वजह से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आई विल लाइक टू टेक यू इन द वेरी स्टार्टिंग। हम लोग ने देखो, ये देखो, क्राइटेरियन रेफरेंस में सेट अगेंस्ट अ फिक्स क्राइटेरिया और अ लर्निंग स्टैंडर्ड। बच्चा अपने ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किस पोजीशन पे बैठा है, ये भी जानना आपके क्राइटेरियन रेफरेंस का काम होता है। और इसी के साथ मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। ठीक है बेटा, सब दिखा भी दिया, प्रूफ भी दिखा दिया। आपको कैसे एग्जाम सेंटर में अपने क्वेश्चंस को जज करना है, अप्रोच करना है और फटाफट करना है, मैं आपको ये भी डेली बेसिस पे सिखाती हूँ। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। The performance of a student is compared with another student in which type of testing? कौन सी ऐसी टेस्टिंग होती है जहां पे एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस या फिर एक ग्रुप से आप कंपेयर करते हो। ये कंपैरिजन आप कहाँ पे बैठाते हो, ना फॉर्मेटिव में ना सबमिटिव में हम लोग बैठाते हो। सबमिटिव में तो हम लोग ने देखा था कि रैंक होती है, बच्चे को फर्स्ट सेकंड मिलता है, लेकिन हम लोग ने वहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन के बारे में बात की थी। डायरेक्ट कंपैरिजन आपका किया जाता है आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर, जहां पे आपको परसेंटाइल में मिलता है कि भाई तुम्हारी ये परसेंटाइल है, इतने सारे लोगों में से तुम्हारी ये रैंक आई है। कंपैरिजन आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और चलते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसको आप लोग कहीं पे देखेंगे लिखा हुआ CBCS, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नाउ आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक ऐसा पढ़ाई का तरीका होता है जो ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल अलग होता है। कैसे, आओ देखते हैं। The University Grants Commission UGC हमारा has initiated several measures to bring equity, efficiency and excellence in higher education system of country। आपका ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो नॉर्मली स्कूल की पढ़ाई में नहीं इस्तेमाल होता है, वो हायर एजुकेशन में इस्तेमाल होता है। क्या है ये? The important measures taken to enhance academic standards and quality in higher education include innovation and improvements in curriculum, teaching learning process, examination evaluation system, besides governance and अदर मैटर्स। आपके ट्रेडिशनली जिस तरीके से कॉलेज में हायर स्टडीज में जो भी तरीके चल रहे थे, उसमें एक इक्विटी लेके आने के लिए, उसमें एक्सीलेंस लेके आने के लिए आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूजीसी ने आपका लेके आया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड्स चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज, कोर, इलेक्टिव एंड माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। आपके कुछ कोर्सेज बने होते हैं जिसमें कोर कोर्सेज होते हैं,
इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं और माइनर कोर्सेज आपके होते हैं। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग आपको ज्यादा मन किस टॉपिक को लेने का कर रहा है वो क्रेडिट के बेसिस पे आप जज कर सकते हो। बहुत ही आपको इजी और रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, आपकी मैम ने ये तरीका किया हुआ है। आई हैव डन माई, जैसे बच्चे नॉर्मली ग्रेजुएशन करते हैं ना, आई डिड नॉट डू माई ग्रेजुएशन, आई डिड माई मेजर्स इन ग्रेजुएशन। ठीक है, मेजर्स आपका थोड़ा सा एक डिफिकल्ट लेवल होता है, जैसे हम लोग मास्टर्स करते हैं तो उसको मास्टर्स बोला जाता है, नॉर्मली बीए को हम लोग बीए बोलते हैं, ग्रेजुएशन। लेकिन आई पर्सनली वेंट ऑन टू डू मेजर्स इन ग्रेजुएशन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी नेम इग्नू। वहां पे आपका जो करिकुलम जो सिलेबस होता है वो आपको यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ सेट ऑफ आपके एक लिस्ट दी हुई होती है, एंड हर लिस्ट के सामने, हर आपके सब्जेक्ट के सामने क्रेडिट्स लिखे होते हैं कि आपके इतने क्रेडिट इस पर्टिकुलर टॉपिक के बन रहे हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। आपको अपने पहले साल में कुछ 48 क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं, एंड हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 8 क्रेडिट होते हैं। तो 8 8 8 8 करके आपको न जाने कितने सारे सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो मेरा कंपलसरी सब्जेक्ट था हिस्ट्री, जहां पे आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। देन आपका इलेक्टिव में आ जाता था, मतलब आपका जो मेन सब्जेक्ट था वो था मेरा इंग्लिश लिटरेचर। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी टॉपिक्स में चूज कर सकती थी की। देन आपका एक और चॉइस आपको मिलेगा कि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो, तो आई चोज फॉर माई सेल्फ साइकोलॉजी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है। या तो साइकोलॉजी आप बिल्कुल अलग फील्ड में जाके करो, या आप साइंस साइड में जाओ, एंड सो ऑन। लेकिन आपके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ इलेक्टिव कोर्सेज अपने कोर्स में डाल सकते हो। मेहनत ज्यादा पड़ती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप ये चीज कर सकते हो। हमारे 10th एंड 12th में ऐसा होता था ना कि भाई बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता था लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चाहिए होता था, तो सीबीसीएस वाला कॉन्सेप्ट अगर होता तो बच्चा कॉमर्स के साथ भी बायो पढ़ सकता था। ऐसा होता था, ऐसा नहीं होता था। लेकिन कॉलेज में अब आपके हायर एजुकेशन में ये चीज आ गई है, आपको क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं कि भाई 8 क्रेडिट प्लस प्लस करने होते हैं, एंड वो टोटल मिला के आपको 48 क्रेडिट पूरे करने हैं। आपके कॉलेज वालों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हो, पढ़ाई आपको करनी है, आपसे मतलब है। उनका बस एक क्राइटेरिया है कि आपको इस साल के 48 क्रेडिट्स पूरे करने हैं, जो आपको क्रेडिट सिस्टम के अंदर मिल जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट कर सकता है, एंड आई विल टेल यू। ठीक है, सीबीसीएस एक न्यू इनिशिएटिव है एंट्री में हायर एजुकेशन वर्ल्ड के लिए। द सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज कंप्राइजिंग कोर, इलेक्टिव, माइनर और स्किल बेस्ड कोर्स। आप अपने मन के अकॉर्डिंग हर 3 सेमेस्टर में, मतलब 3 सेमेस्टर आपके जो 3 साल होते हैं, उसमें आप अपने मन के चीजों को पूरा कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर था, वो तो आपको करना है, एंड एक कंपलसरी जो वो अपनी तरफ से आपको देंगे। उसके अलावा आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, तो उसको मैंने चूज किया था, एंड मेरे हर साल में वो चेंज हुए थे। दूसरे साल में मेरा एक टीचिंग स्ट्रैटेजीज वाला आ गया था, देन आपके कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्किल्स आ गए थे, विच आई चोज फॉर माई सेल्फ। तो मेरा जो मेजर्स की डिग्री थी वो बहुत ही वर्सेटाइल मेरी डिग्री बन गई, एंड आई गॉट एक्सपोजर ऑफ सो मेनी न्यू टॉपिक्स, जो अदरवाइज एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे को नहीं मिलता है। ठीक है, the courses can be evaluated following the grading system which is considered to be better than the conventional mark system। ये better माना जाता है आपके normal traditional method से। However, it has been assumed that implementation of CBCS would have been succeeded in equalizing the higher education systems to the uniform evaluation system। सब बच्चे इसको पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन ये अगर सब बच्चे करना चाहें, भाई बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं दुनिया में जो खुद से आगे बढ़ के अपने ऊपर ज्यादा पढ़ाई कराना चाहेंगे। भाई आजकल तो सब लोग पढ़ाई से भागते हैं, तो ये आपका इतना सक्सेस नहीं है जहां पे बच्चे खुद से तरह तरह की चीजें चूज करते हैं। Flexibility in choosing credits, opting different soft courses, mobility of the students in common syllabi are major features of CBCS। सिंपल सी चीजें हैं कि ये जो आपका तरीका होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। Which of the following is indicative of innovations in evaluation system at present? आपको दिया गया है 4 ऑप्शंस, बताना है कि सेमेस्टर एग्जाम आपके नए एंड इनोवेशन तरीका है,
प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम एक नया तरीका है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक बढ़िया आपका इनोवेटिव तरीका है, या ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो जाहिर सी बात है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक इनोवेटिव तरीका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, which among the following is the best advantage of choice based credit system? इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। क्या इसका ध्यान इस चीज पे है कि टीचर क्या आपको क्लास में आके पढ़ा रहा है, इससे शिफ्ट हो जाता है कि क्या बच्चा पढ़ना चाहता है, विच इज ट्रू। इंप्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस, तो ये तो नहीं होगा। हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, बिल्कुल भी नहीं। रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग द स्टूडेंट्स, एग्जाम की तो बात ही नहीं है, ये वाला आपका ऑप्शन सही बैठ रहा है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपका एक सिलेबस डिजाइन रहता है कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको आज बहुत सारी नई नई रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मिले होंगे एंड आपको अपने सिलेबस एंड टॉपिक से रिलेटेड भी चीजें मिली होंगी। मजा आ रहा होगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा। कोई क्वेश्चन हो आपका या फीडबैक देना हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। Then subscribe to my channel if you want to follow these series up till the end. You can also join my Telegram channel. If you have any problem, you can ask me your personal questions over there and we will have a very rich discussion as we always have. So up till then, bye and take care. I will meet you up next in yet another wonderful, enjoyable and a very informative video. Bye.